नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, बिलखुसूस मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। लिहाजा जिन अहबाब को इस सिलसिले में हिस्सा लेना है वो फ़ौरी तौर पर जल्दी करें। नाम लिखाने में हमें तरतीब बनाने में भी आसानी होगी और महंगाई के इस दौर में क़ब्ल वक्त बुक कर लेना भी आसानियाँ पैदा करता है। इसलिए ये पेशगी ऐलान आपके सामने लाया गया है। यहाँ नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा तफसीलात में। नाज़रीन गिरामी, ममता बनर्जी किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त बंगाल के इलेक्शन यानी इंतखाबात के बाद और नताइज के बाद, नताइज के रुझानात और एग्ज़िट पोल से पहले जो सूरत हाल बनाई गई और जिस तरह की मिशनरीज़ का इस्तेमाल किया गया हुकूमत की जानिब से, तभी से इस बात का जो है पूरी तरह से इम्कान आ रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है। इसीलिए जो इस वक्त बीजेपी को मैंडेट आया है उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इससे पहले ममता बनर्जी ने साफ और वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम लगाया था कि किस तरह से 100 से ज़ायद वोटों को या सीटों पर वोटों को चुराया गया। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए तैनात सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF पर हमला करने का इल्ज़ाम भी लगाया, उन पर हमला करने का बंगाल के इंतखाबात के दिन। और उन्होंने कहा कि मुझे धक्का दिया, मुझे मारा। ABP न्यूज़ से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने उसके साथ उस तरह का व्यवहार इख्तियार किया जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और भवानीपुर असेंबली सीट के लिए TMC की उम्मीदवार ममता बनर्जी असेंबली हल्के के सखावत मेमोरियल काउंटिंग हॉल पहुंची थी तो वहां पर उन्होंने बताया कि मरकज़ी फोर्सेस ने मुझे भी अंदर जाने नहीं दिया, जानिबदाराना था। CRPF को देख सकते हैं, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मारा, हर जगह गुंडे लगाए हैं। मैं एक उम्मीदवार हूं फिर भी उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, ये इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी से कहा था कि बीजेपी राक्षसों की पार्टी है, 100 से ज़्यादा सीटें लूटी हैं मेरी और धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का कमीशन है। मैंने CEO मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है कि ये जीत है? ये एक गैर अखलाकी जीत है, अखलाकी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मरकज़ी फोर्सेस, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी, ये लूट है और सिर्फ लूट है। हम वापसी करेंगे। ये बयान जारी करने के बाद आज फिर उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है और उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि ना इस्तीफ़ा दूंगी ना शिकस्त मानूंगी। और इलेक्शन कमीशन पर और बीजेपी पर उन्होंने आज भी बहुत बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को 100 नशिस्तें दिलवाई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी जमात इंतखाबात नहीं हारी और ना ही वो गवर्नर को इस्तीफ़ा पेश करेगी। अपने बयान में ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाते हुए कहा कि मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़ रहा। मरकज़ी इदारों ने बीजेपी की मुकम्मल हिमायत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खुसूसी नज़र-ए-सानी के नाम पर तकरीबन 90 लाख वोट हज़फ किए गए जिससे नताइज मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि अपनी सियासी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसे इंतखाबात कभी नहीं देखे और वोटों की मुबैना चोरी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया। उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर कहा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडरान उनके साथ शामिल हैं। वो किसी भी एतबार से जो है वो बंगाल में जो चोरी हुई है, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो गुंडागर्दियाँ हुई हैं, वो उसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি এদিকে সেটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে
যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद हुकूमत साजी के लिए जाहिर सी बात है जीतने वाली पार्टी जो है वो हुकूमत साजी की एप्लीकेशन जो है वो गवर्नर को देगी, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक कि जो है हालिया सीएम जो है इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अब इसको जमहूरियत के ख़िलाफ़ माना जाएगा, आइन के ख़िलाफ़ माना जाएगा। यानी मतलब ये है कि मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होता चला जाएगा अगर इसी तरह की सूरत हाल बनी रही। और टीएमसी के कारकुनान और फिर बीजेपी के कारकुनान एक मरतबा फिर आपस में एक दूसरे के सामने आते हुए नजर आए। सूरत हाल इस वक्त बीजेपी के आने के बाद जहां बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, वहीं पर एक वीडियो में आपके सामने दिखाना चाहता हूं। मुसलमानों के घरों पर हमला करने का दावा करते हुए एक वीडियो सामने लाई गई है कि बीजेपी के जो कारकुनान हैं जैसे ही जो है इस वक्त मुसलमानों को और उनके घरों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। अभी हुकूमत नहीं बनी, अभी सूरत हाल बहुत गैर संजीदा बनी हुई है, हालात में तनाव है। टीएमसी और बीजेपी के कारकुनान में कब टकराव होता है पता नहीं। बीजेपी पूरी तरह से अपनी सारी टुकड़ियां जो है मगरबी बंगाल में लगाई हुई है और शायद उस वक्त तक ये टुकड़ियां वहां पर रहेंगी जब तक कि वहां पर पूरी तरह से हुकूमत या नया सीएम नहीं आ जाता। और बीजेपी की जानिब से अभी तक कोई चेहरा सामने भी नहीं आया है कि अगले सीएम कौन बनेगा। ऐसे में ममता बनर्जी की ये जिद के ना इस्तीफ़ा देंगे और ना ही इस सिलसिले में कोई इसके ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से वीवीपैट को जो है दोबारा गिनती का भी मुतालबा किया है उन्होंने, और ख़ुद उन्हीं के सीट पर 10 राउंड अभी तक गिनती के बाकी हैं ये भी कहा है। तो नाज़रीन गिरामी, जाहिर से बात है कि कहीं ना कहीं इस वक्त इनके पास ऐसा होमवर्क है ममता बनर्जी के पास और उनकी टीम के पास कि वो खुल्लम खुल्ला इस वक्त जो है बीजेपी पर पूरी तरह से इस जीत को छीन लेने का जो ये किया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब आगे गवर्नर या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा या जो कुछ भी इस वक्त जो कवानीन कहते हैं, मैंडेट जब मिल जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जब अक्सरियत से जीत दर्ज करने का ऐलान सामने आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता खुला हुआ है या ऐसी कौन सी इनके पास कानूनी राहदारियाँ हैं जिसके तहत वो इस बात का दावा कर सकती हैं और इस्तीफ़ा नहीं दे सकती। ये सब होमवर्क जहाँ चल रहा है वहीं पर इस वक्त जो है लीडरान और बिलखुसूस मगरबी बंगाल के इस हार को ममता बनर्जी की और बीजेपी की इस कदर जीत को लेकर के कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है। मुमकिन है कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाती बीजेपी को, लेकिन पूरी तरह अक्सरियत के साथ सीटें मिलना, ऐसी जो है सीटों में जहाँ पर इम्कान ही नहीं हो सकता कि वहाँ पर बीजेपी आई, वहाँ पर बीजेपी का आना और एक एक सिमत के पूरा सिमत निकल जाना उनके हाथ से, ये कोई कबूल नहीं कर रहा है। बहरकैफ इसी बात को लेकर के जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी के लीडर ने क्या कहा, उससे पहले जो है बाकायदा राहुल गांधी ने भी साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जो है ये गैर अखलाकी है और नताइज को चोरी किया गया है। राहुल गांधी ने भी इस सिलसिले में बयान दिया और कहा कि जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से इंतखाबात में धांधली की और नताइज को चोरी किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बंगाल और आसाम में बीजेपी हकीकी मानों में नहीं जीती बल्कि इदारों के ज़रिए नताइज को मुतासिर किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी की पुरानी हिकमत अमली है जो पहले भी दीगर रियासतों में देखी जा चुकी। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि आम आदमी पार्टी के लीडर क्या कह रहे हैं वो जो है आप यहाँ पर सुन सकते हैं अरविंद केजरीवाल को। पूरे देश के अंदर आज एक बड़ा संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, हर किस्म की वोट काट देते हैं, वोट ऐड करा देते हैं।
कल बंगाल का जो चुनाव वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी, जब मैं जेल गया उसके पहले इस विधानसभा में 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौट के आया उसमें 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर कटवा दिया। मैं पिछली बार 30,000 वोट से जीता था, 42,000 वोट कटवा दिए, मैं 3,000 वोट से हार गया। जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे? उसका तो कुछ भी नहीं बचेगा। पूरे देश के अंदर यही तांडव चल रहा है। आज जनतंत्र के ऊपर संकट है। जो हमारे शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करके शहीद हमें आजादी दिलाई थी, आज उस आजादी के ऊपर संकट आया हुआ है। उधर नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल के इलेक्शंस को अलग अलग जावियों से तबसरा निगार देखने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने यूनिंग प्राइम टाइम में वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिशें की थी कि किस तरह SIR ने मुतासिर किया। ये बात अलग है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल करके बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की, तो दूसरी जानिब ज़मीनी सतह पर भी क्या मेहनतें हुई हैं, उस पर एक दावा ये आ रहा है कि RSS ने मगरबी बंगाल में ज़ात पात की जो हिंदुओं में दूरियां हैं, खलीज है, उसको ख़त्म करने का पूरा मुनज़्ज़म प्लान बनाया था, जिसके ज़रिए से वो बीजेपी को अक्सरियती वोट हिंदुओं की मिलने में कामयाबी मिली। भारतीय जनसंघ की बुनियाद 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जो रखी गई थी, जिसके बानी श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे। अगरचे पार्टी का क़याम दिल्ली में हुआ, लेकिन उसकी नज़रियाती जड़ें और इब्तिदाई सियासी असरात RSS की बुनियाद बंगाल से जुड़े हुए थे, जिसके चलते मगरबी बंगाल की सियासत दहाइयों तक मजहबी बरादरियों के गिर्द घूमती रही, मगर इसमें ज़ात पात का उनसर निस्बतन कमज़ोर रहा। यहाँ इंतखाबी नताइज ज़्यादातर नज़रियाती वाबस्तगी पर मबनी होते थे, ना कि तहजीबी या मजहबी खदशात पर। लेकिन अब यह सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और इस तब्दीली के मरकज़ में एक तवील मुद्दती हिकमत अमली सामने आई, जिसे RSS ने खामोशी के साथ नाफिज किया और अंदरूनी सतह पर जो है काम करना शुरू कर दिया। ये पहली बार है कि आज़ादी के बाद बीजेपी ने बंगाल में इस सतह पर कामयाबी हासिल की और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई। RSS के लिए एक देरीना ख्वाहिश थी कि वो इस रियासत में मजबूत बुनियाद कायम करे जहां उसके बानी का ताल्लुक था। मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी की रूह को आज सुकून मिला है। ये जुमला उस तारीखी तब्दीली की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। बंगाल में जो कुछ हुआ वो महज एक इंतखाबी मुकाबला नहीं, बल्कि गहरे समाजी मंसूबे का नतीजा है। इस मंसूबे के तहत हिंदू समाज के अंदर मौजूद तकसीम जैसे ज़ात, इलाकाई शनाख्त और तबक़ाती फ़र्क को कम करने की कोशिश की गई और उनकी जगह एक मुत्तहिद सियासी शऊर को फ़रोग़ दिया गया। आदाद शुमार इस मुहिम की वसाअत को ज़ाहिर करते हैं। तकरीबन 2 लाख वोटर बेदारी इजलास 250 के करीब हल्कों में मुनक़िद किए गए, जबकि 14 ज़ैली तंजीमों ने तलबा, मजदूरों, ख़वातीन और कबाइली तबक़ात तक रसाई हासिल की। ये मुहिम रिवायती सियासी जलसों से मुख्तलिफ थी। इसमें बड़े जलसों या मीडिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि लोकमत परिष्कार जैसे छोटे इजलासों के जरिए राय आम्मा को मुतासिर किया गया। हर हल्के में तकरीबन 700 ऐसे इजलास हुए जिनका मकसद अवामी सोच को तब्दील करना था। इन इजलासों के जरिए इंतखाब को सिर्फ एक जमहूरी अमल के बजाय वजूद की लड़ाई के तौर पर पेश किया गया, खास तौर पर बंगाली हिंदुओं के लिए। मजीद ये कि बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली के बाद हिंदुओं की सूरत हाल और जमात इस्लामी से मुताल्लिक़ खदशात को भी उजागर किया गया, जिसने हिंदू वोट के इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया। बांग्लादेश की मिसाल दी गई। सबसे अहम कामयाबी ये रही कि बंगाल में हिंदुओं को जात पात से बालातर होकर के मुत्तहिद किया गया। माजी में यहां ऐसा इत्तेहाद कभी मजबूत नहीं रहा था। RSS ने इस खला को पहचाना, उसे भरने के लिए तवील अरसे तक खामोश समाजी काम किया। राम नवमी जैसे त्योहारों को सिर्फ मजहबी तकरीबात के बजाय
इज्तिमाई शनाख्त के मुजाहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कभी बंगाल की तारीख में इस तरह के रामनवमी के जुलूसों में एक दूसरे और मजहबी नारे नहीं देखे गए थे जो इलेक्शन से पहले के 2 साल के अरसे में देखा गया। यह आरएसएस की अंदरूनी सतह की वो जो है उनकी अपनी साजिशें थीं या उनका अपनी मेहनत कह सकते हैं। देही और नीम शहरी इलाकों में भी उसका पैगाम फैलाया गया, जिससे एक मुश्तरका शनाख्त को फरोग मिला। यह हिकमत अमली इंतहाई मुनज़्ज़म मरबूत थी, जहां मुख्तलिफ तंजीमें एक ही मकसद के तहत काम कर रही थी। आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी और तसलसल रही है, यानी वो सिलसिलावार काम करते हैं। जज्बात में आकर के एक जगह एक मीटिंग कर दी, फिर 4 महीने के बाद दूसरी मीटिंग बुलाई जा रही है, ऐसा नहीं हम मुसलमानों की तरह। आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो खामोशी से काम करती है और तसलसल के साथ काम करती है। इसलिए जारिहाना सियासत से गुरेज करते हुए हिंदू इत्तेहाद के तसव्वुर को आहिस्ता आहिस्ता मामूल का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि यह बयानिया लोगों पर मुसल्लत नहीं हुआ, बल्कि उनके अंदर रच बस गया और यह ठान लिया कि कुछ भी हो हमें सिर्फ बीजेपी को वोट देना है। यह तब्दीली सिर्फ इंतखाबी नताइज तक महदूद नहीं, बल्कि उसके दूर रस असरात पैदा हुए और बंगाल में अब सियासत का महवर नजरियात के बजाय शनाख्त बनता जा रहा है। बीजेपी के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है, जबकि मुखालिफ जमातों के लिए एक पेचीदा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि समाजी सतह पर भी करना होगा। बंगाल अब एक तजुर्बागाह बन चुका है, जहां देखा जा रहा है कि किस तरह तवीलुल मुद्दती, सकाफती और गैर मरकजी हिकमत अमली के जरिए वोटर्स की सोच को बदला जा सकता है। अगर ये मॉडल कामयाब रहता है तो मुमकिन है कि ये पूरे मुल्क के लिए एक नई सियासत हिकमत अमली का नमूना बन जाए। लेकिन ये तबसरा वो है जो आरएसएस में बंगाल ने गुज़श्ता 2 सालों से जमीनी सतह पर किए जाने की मेहनत। लेकिन जब जेन जी की बात करते हैं, यानी नई सोच के हामिल नौजवान की, जिनकी सोच बदल रही है, तो फिर आपको बंगाल के उस नए वजीर आला और की तरफ देखना होगा, वजीर आजम की तरफ, जो नौजवान है जिसने सोच बदली। फिर न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी की जानिब देखना होगा, या फिर हाल ही में इसी मगरबी बंगाल के साथ होने वाले इलेक्शन में तमिलनाडु में जिन्होंने जीत की है, एक अदाकार नौजवान विजय थलपति की जीत, उसकी सोच, उसके काम और उसके अलग अलग तरह की विचार को देखना होगा। तब समझ में आता है कि एक सोच वो काम कर रही है जो बुनियाद परस्त बनाने की कोशिशें करती हैं, एक मखसूस मजहब से दुश्मनी और अदावत और असबियत पेश करते हुए अंदरूनी सतह पर यह कहती है कि हम मुत्तहिद होंगे तो आप मुसलमान से बच पाओगे। एक दूसरी जो जेन जी की सोच पैदा हो रही है, वो सोच है नई टेक्नोलॉजी के साथ AI के जरिए से नए अवाम को, नए नौजवानों के अंदर वो सोच को पैदा करना जो नए सिरे से पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसकी मिसाल हमें न्यूयॉर्क से मिलती है और नेपाल से मिलती है और हाल ही में जो है विजय थलपति की जीत से तमिलनाडु से मिलती है। ये 2 सोच जब तकसीम हो जाते हैं तो आरएसएस के साथ मुकाबला करने के लिए इस तरह की सोच को जो है ज़मीनी सतह पर ला करके आपको, वरना विजय थलपति ने 2 साल से जो काम किया है अंदरूनी सतह पर, उसने नौजवानों को करीब करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया है, और फिर खुद एक जो है वो क्रिश्चियन होते हुए मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा तबका, इसके अलावा खुद जो है आला, अपने आप को बड़ा तबका मानने वाला तमिलनाडु का हिंदू तबके का वोट उसने किस तरह हासिल किया है और उनके सोच पर वो किस तरह मुसल्लत हुआ, उस पर भी जब आप होमवर्क करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले 2028 के कर्नाटक के इंतखाबात में इसी तरह की सोच का कोई एक भी लीडर मिल जाता है तो कर्नाटक में नए थर्ड फ्रंट को बनाने में आसानी होगी। लेकिन शर्त यह है कि दोनों तर्ज को, दोनों सोच को, दोनों कामों को अमली सतह पर खामोशी से काम करना होगा। जैसे आरएसएस ने 2 साल से मगरिबी बंगाल में ज़मीनी सतह पर मुत्तहिद करने के लिए अलग अलग पैमाने पर कॉर्नर्स मीटिंग, लेकिन बहुत खामोशी के साथ, लेकिन उसके साथ जो तसलसल का सिलसिला था वही तर्ज अपनाया विजय थलपति ने भी, लेकिन ये नए मॉडर्न ज़माने के साथ गया और वो पुरानी मजहबी शनाख्त के साथ गए थे।
जिसके चलते जो है दोनों ने काम किया, लेकिन ये काम वो था जिसको जेन जी ने कबूल किया, और वहां पर जो है पुरानी मजहबी सकाफत को बचाने के नाम पर हिंदुओं को मुत्तहिद करके बीजेपी आरएसएस ने जो है वोटों को हासिल करने में कामयाबी हासिल की। तो ये तर्ज है नाज़रीन गिरामी, और जो आने वाले इंतखाबात सिर्फ ये सोच कर कि चलो फलां जीत गया जो है हमसे क्या फ़र्क पड़ने वाला सोचने के बजाय हम भी इस तरह से काम कर सकते हैं बुनियादी सतह पर, ये अगर सोच लेकर के चलेंगे तो शायद ये आने वाली जीत या ये जो हार या शिकस्त या अपने जितनी भी चीज़ें पेश की जा रही हैं इन तमाम इंतखाबात में, मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आपके सामने बताया, एक अच्छा शुगुन जो मुसलमानों को मिला वो ये था कि आसाम में भी जितने कांग्रेस ने वोट जो है हासिल किए 25, उसमें से 19 से 20 मुसलमान थे। मगरिबी बंगाल में जितने जो है लोगों को जो है ममता ने मुसलमान उम्मीदवारों को वोट दिया उसमें लगभग 50% लोगों ने जीत हासिल की। कर्नाटक में 2 जहां पर जो है एक सीट पर मुसलमान जहां पर अक्सरियत थी वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। और जाहिर सी बात है केरला में तो जो है बाकायदा कांग्रेस, उसमें सबसे पहले एक हिजाबी लड़की जो इस वक्त जो है नबीला जिसका नाम बताया जा रहा है वो इस वक्त पूरी तरह से उम्मीदवार बनकर के सामने आ रही है। तो एक तरफ मुस्बत सोच के तहत अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, वहीं पर मिनजुमला तौर पर देखा जाए तो वो इस वक्त आने वाले एमपी इलेक्शन के लिए हमारे लिए तकलीफदा हो सकती है या कुछ तशवीशनाक भी हो सकती है। वह नाज़रीन गिरामी, ये जो तबसरा आरएसएस के हवाले से आया तो लंबा हो गया, जबकि कुछ खबरें थी उसको मैं आज की बात ख़ास बात में ले लूँगा। आप इसको सुने, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।